Assalamualaikum everyone. In this video we are going to discuss some important drug-drug interactions that are potentially fatal and can lead toward the dangerous ADRs. So at first we should know what are drug-drug interactions. So drug-drug interactions occur when two or more drugs interact with each other which causes unexpected side effects. सो सिंपली जब टू और मोर ड्रग्स को इकट्ठा बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है और उसकी वजह से वो आपस में जो रिएक्ट कर जाती हैं और उस रिएक्शन की वजह से जो ADRs जो होते हैं उनको हम कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस. सो फर्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लॉक्सिटीन एंड फेनालिजीन. फ्लॉक्सिटीन एंड फेनालिजीन बोथ आर एंटी डिप्रेसेंट. और डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि जो कंसनट्रेशन होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की लाइक नोरेपेनेफ्रीन एंड सेरोटोनिन, उनकी कंसनट्रेशन जो है ब्रेन के अंदर डिक्रीज़ कर जाती है. तो फ्लॉक्सिटीन इज़ अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. ये क्या करता है कि सेरोटोनिन की अमाउंट को ब्रेन के अंदर इंक्रीज़ करता है और इस तरह से ये डिप्रेशन को ट्रीट कर रही होती है. दूसरी तरफ फेनालिजीन जो है इट इज़ अ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. जो मोनोमीन ऑक्सीडेज है ये एक एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है कि जो एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ब्रेन में, सेरोटोनिन नोरेपेनेफ्रीन वगैरह, उनको डिग्रेड करवा रहा होता है. तो जब ये एंजाइम जो है इनहिबिट हो जाएगा बाय फेनालिजीन की वजह से, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेरोटोनिन का जो लेवल है वो ब्रेन के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा. सो बोथ केसेस में जो है सेरोटोनिन का लेवल जो है इंक्रीज़ हो रहा है और इस एक्सेसिव सेरोटोनिन की वजह से जो है इट कॉजेज टूवर्ड्स सेरोटोनिन सिंड्रोम. सेरोटोनिन सिंड्रोम की क्या सिम्टम्स हैं? एजिटेशन, दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ रेस्टलेसनेस, डायाफोरेसिस, कंडीशन ऑफ स्वेटिंग, मेंटल स्टेटस चेंज, टैकीकार्डी एंड अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड्स डेथ. सो फ्लॉक्सिटीन अगर फेनालिजीन जो है ये जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स हैं बिकॉज इट लीड्स टूवर्ड्स द सेरोटोनिन सिंड्रोम, और अगर ये दोनों ड्रग्स इकट्ठी ले रहे हैं और इवन आफ्टर 1 to 2 डोजेस के बाद ही जो है वो देर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेरोटोनिन लेवल. नाउ मूविंग टूवर्ड्स हाउ टू अवॉइड इट. तो अगर पेशेंट जो है वो फ्लॉक्सिटीन ले रहा है पहले से और हमने इकट्ठा तो हम इनको दे ही नहीं सकते, अगर फ्लॉक्सिटीन वो ले रहा है और उसको हमने फेनालिजीन जो है वो प्रिस्क्राइब करनी है तो पेशेंट को पहले तो फ्लॉक्सिटीन स्टॉप करवाएंगे और उसके बाद आफ्टर 5 वीक्स के बाद जो है उसको फेनालिजीन जो है वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है. दूसरी तरफ अगर जो है पेशेंट इज़ ऑलरेडी टेकिंग फेनालिजीन और हमने उसको फ्लॉक्सिटीन जो है प्रिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए 2 वीक्स का जो गैप होना ज़रूरी है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन डाइजॉक्सिन एंड क्विनिडीन. डाइजॉक्सिन इज़ अ कार्डियोटोनिक ड्रग एंड क्विनिडीन जो है वो एंटीरिदमिक ड्रग है. तो सो बोथ आर यूजेज इन कार्डिक डिजीज़. अब ये ड्रग्स किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं कि जो क्विनिडीन है वो डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन को प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज़ कर रही है. क्विनिडीन डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन को प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज़ कर देगी जिसकी वजह से जो है वो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है. अब ये क्विनिडीन किस तरह से डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करती है कि जब डाइजॉक्सिन जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर, और फिर जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर जाती है और वहाँ पर डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वहाँ पे जाके अटैच कर जाती है. तो क्विनिडीन जो है उसको डिस्प्लेस कर देती है वहाँ से बाइंडिंग साइट से और उसको ब्लड के अंदर ले आती है जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है डाइजॉक्सिन का वो कम हो जाता है. वो प्लाज्मा के अंदर जब जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी तो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी. दूसरी तरफ डाइजॉक्सिन को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देती बॉडी से जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर स्टे करती है और उसकी वजह से भी डाइजॉक्सिन की जो है वो कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है. अब अल्टीमेटली जो क्विनिडीन और डाइजॉक्सिन को जब हम इकट्ठा यूज़ करते हैं तो क्विनिडीन डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन को डबल कर देती है और जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है. दूसरी बात यह है कि डाइजॉक्सिन की जो है इट हैज़ अ नैरो थेरेपेटिकल विंडो, मतलब कि जो इसका सेफ्टी इंडेक्स है वो बहुत कम है. देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द थेरेपेटिकल डोज एंड टॉक्सिक डोज. मतलब अगर थोड़ी सी भी डोज इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिवियर एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो जब डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो उसकी वजह से इरेगुलर पल्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, फास्ट हार्ट बीट, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है. सो डाइजॉक्सिन एंड क्विनिडीन जो है इसलिए कठिन लेनी क्योंकि वो जो है क्विनिडीन डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देती है.
अब इफ़ एनी केस वी हैव टू गिव इट कोकरेंटली, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो डोज एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। मतलब कि क्विनिडीन जो है वो डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन को डबल कर रही है, तो अगर डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन को हाफ कर दे तो उससे हम जो है इसके ADRs को कम कर सकते हैं। और जैसे अगर 0.5 मिलीग्राम की जो है वो डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन हम नॉर्मली थेरेप्यूटिकल डोज है, तो उसके साथ अगर क्विनिडीन के साथ दे रहे हैं तो उसकी कंसनट्रेशन को हम 0.25 कर दें, मिलीग्राम कर दें, तो उसके ADRs को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन sildenafil and isosorbide mononitrate. Isosorbide mononitrate is an anti-inguinal drug. It is a vasodilator. हाउ इट वर्क्स कि ये बॉडी के अंदर जब जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो साइक्लिक GMP के लेवल को जो है ये इंक्रीज़ कर रही होती है। साइक्लिक GMP के लेवल को इंक्रीज़ करती है। जो साइक्लिक GMP का क्या काम है कि वो डीफॉस्फोरिलेशन करवा रही होती है मायोसिन की, और वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से है जो वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो उसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। सो दिस इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। जब हम इसको कम्बिनेशन में देते हैं सिल्डेनाफिल के साथ, सिल्डेनाफिल जो है वो एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज़ होती है ड्रग। इसके अलावा ये आर्टीरियल पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन उसके लिए भी यूज़ होती है। ये ड्रग जो है ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो है it enzyme that is involved in controlling the level of the CGMP and CGMP cyclic guanosine monophosphate के लेवल को बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करवा रहा होता है। ठीक है, जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो अल्टीमेटली इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा और इसकी जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, अब बोथ केसेस में बोथ ड्रग्स जो हैं वो साइक्लिक GMP के लेवल को इंक्रीज़ कर रही हैं। तो जब साइक्लिक GMP का लेवल इंक्रीज़ करेगा तो वही सारा प्रोसेस यहाँ से भी वही सारा प्रोसेस होगा, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वेजोडाइलेशन होने की वजह से जो BP है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो कार्डिक कोलैप्स की तरफ जाएगा पेशेंट, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो इन केस ऑफ सिल्डेनाफिल एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट there is a serious decrease in the blood pressure which leads towards a cardiac collapse. Now moving towards the fourth drug interaction between the potassium chloride and spironolactone. Spironolactone is a potassium sparing diuretic and it is an aldosterone antagonist. Spironolactone क्या करता है कि ये जो सोडियम पोटाशियम जो नेफ्रॉन को जो लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, उसमें क्या होता है कि सोडियम जो होती है ना, सोडियम अब्जॉर्ब हो रही होती है ब्लड के अंदर, और पोटाशियम जो होती है वो एक्सक्रीट आउट हो रही होती है ल्यूमन के अंदर, मतलब यूरिन के थ्रू पोटाशियम ने एक्सक्रीट आउट हो जाना होता है। तो ये क्या करता है कि ये जो सोडियम पोटाशियम जो है इसको इनहिबिट कर देता है। जब सोडियम पोटाशियम का जो एक्सचेंज है वो इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि सोडियम जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और मतलब पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वो ब्लड के अंदर ही रह जाएगी, तो जिसकी वजह से पोटाशियम की कंसनट्रेशन है वो जो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर पोटाशियम क्लोराइड साथ दे रहे हैं तो उसके नाम से शो हो रहा है कि इसके अंदर भी पोटाशियम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों ड्रग्स जो है वो पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। और हाइपरकेलीमिया के जो साइंस हैं डैट इज़ हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट अटैक, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो ये ड्रग्स जो हैं दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि ये जो पोटाशियम का जो है लेवल एक्सेसिव इंक्रीज इन लेवल ऑफ द पोटाशियम कोज करती हैं। और अगर इन ड्रग्स को हमने इकट्ठा देना है तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि प्रॉपर एवेल्यूएशन हो पोटाशियम की प्लाज्मा के अंदर, तो हम जो ये ड्रग्स हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन द थियोफाइलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इन ड्रग्स में किस तरह से इंटरेक्शन होता है कि जो थियोफाइलिन है वो साइटोक्रोम P450 फैमिली का जो एंजाइम है साइटोक्रोम 1A2 इससे मेटाबोलाइज हो रही होती है। साइटोक्रोम 1A2 से ये मेटाबोलाइज हो रही थी थियोफाइलिन। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन इट इज़ एन एंटीबायोटिक एंड ये करती है कि ये साइटोक्रोम 1A2 का इनहिबिटर है।
ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब इन दोनों ड्रग्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं, अब इस ड्रग ने इससे मेटाबोलाइज होना है, जबकि इस ड्रग ने जो है उसी एंजाइम को जो है वो इनहिबिट कर देना है। जब उसको इनहिबिट करेगी तो उससे क्या होगा कि जो है उसका जो लेवल है थियोफाइलिन का बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं सीजर्स, डिजीनेस, हाइपोटेंशन, हेडेक एंड टैकीकार्डिया। So theophylline and ciprofloxacin are contraindicated because it leads towards the theophylline toxicity. अगर जो है इसलिए हमें जो है थियोफाइलिन के साथ जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमने कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है तो वो लीवोफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन ड्रग्स का जो है वो they have little effect on the cytochrome 1A2 family. So in this video we discuss all about 5 different important drug interactions that are potentially fatal and can lead towards dangerous areas. I hope so you guys understand it, and if you guys like this video, don't forget to subscribe my channel. Thank you.